जय हिंद दोस्तों, रिवीजन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारत पर अरब आक्रमण और तुर्क आक्रमण के बारे में जानेंगे। लगभग 7वीं शताब्दी में सिंध के क्षेत्र पर कोई राय वंश का शासन था। जब वेनसंग भारत आया तो उसने पाया कि कोई क्षुद्र का शासन चल रहा है। यदि उस समय सिंध प्रांत पर राय वंश का शासन था, जिसके प्रथम शासक राय दिवा और इस वंश के अंतिम शासक राय सहनी द्वितीय थे। इसी का ब्राह्मण मंत्री चर्च ने इनकी हत्या करवा दी और इन्हीं की पत्नी से विवाह कर लिया और एक अलग सत्ता की स्थापना की और लगभग 40 वर्षों तक सफलतापूर्वक शासन किया। चर्च ने अपनी राजधानी अलौर को बनाया, वही बाद में बहनामाबाद कहलाया। चर्च की मृत्यु के बाद उसी का भतीजा दाहिर राजा बने और इन्हीं के शासनकाल में अरब आक्रमण हुआ। अरब के खलीफा वलीद और गवर्नर अल-हज्जाज के निर्देश पर अब्दुल्ला और बुंदेल के नेतृत्व में 711 ईस्वी में सिंध के क्षेत्र पर आक्रमण किया गया, जिसका उल्लेख चचनामा से मिलता है। इस आक्रमण में दाहिर ने अरब आक्रमणकारी को पराजित कर दिया। दूसरी बार आक्रमण की जिम्मेदारी मोहम्मद बिन कासिम को दिया गया। तब कासिम ने दाहिर से असंतुष्ट लोगों को अपने साथ मिलाकर आक्रमण किया, जिसमें दाहिर पराजित हो गए। इस युद्ध को रावर का युद्ध कहा जाता है। रावर का युद्ध 712 ईस्वी में हुआ था। अरबों ने सिंध के क्षेत्र पर लगभग 150 वर्ष शासन किया और इसी समय भारत में प्रथम मस्जिद का निर्माण किया। आक्रमण का मुख्य उद्देश्य। अरब आक्रमण का मुख्य उद्देश्य भारत से धन लूटना एवं इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। लेकिन अरबियों ने भारत से धन तो खूब लूटा, लेकिन इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर सका। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के क्षेत्र पर जजिया कर लगाया, जो कि गैर इस्लामों पर लगाया गया था। मोहम्मद बिन कासिम शुद्ध अरबी सिक्के दिरहम जारी किए। इसके बाद हम लोग तुर्क आक्रमण के बारे में जानेंगे। तुर्कों की ओर से प्रथम आक्रमण मोहम्मद गजनी या महमूद गजनी या गजनवी के द्वारा किया गया। तुर्क सरकार अल्पतगीन थे, लेकिन इसी का दास या दामाद सुबुक्तगीन ने अल्पतगीन की हत्या कर गद्दी पर बैठा और भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाने लगा। लेकिन इसी बीच सुबुक्तगीन की मृत्यु हो जाती है। उसी का बेटा महमूद गजनवी तुर्क का शासक बने 27 वर्ष की उम्र में, और इन्हीं के द्वारा भारत पर तुर्क की ओर से आक्रमण की गई। महमूद गजनवी यह तुर्की का पहला मुसलमान आक्रमणकारी था, जिसे इस्लाम धर्म का योद्धा भी कहा जाता है, और यह पहला विदेशी था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण किया था। महमूद गजनवी ने 201 से 227 ईस्वी के बीच कुल 17 बार आक्रमण किया। इसने पहला आक्रमण 201 ईस्वी में राजा जयपाल के विरुद्ध हुई। महमूद गजनवी का सबसे विशाल आक्रमण 225 ईस्वी का सोमनाथ मंदिर गुजरात का था। इस मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति थी। इस आक्रमण में महमूद गजनवी ने लगभग 5000 टन सोना भारत से लूट कर ले गए। यह आक्रमण चालुक्य वंश के शासक भीम प्रथम के शासनकाल में हुआ था। महमूद गजनवी का सबसे अंतिम आक्रमण 227 ईस्वी में जाटों के खिलाफ हुआ था। अलबरूनी महान इतिहासकार गजनवी के शासनकाल में अरब से भारत आया था, जिसने किताब उल हिंद नामक पुस्तक लिखी। किताब उल हिंद को 11वीं सदी का दर्पण कहा जाता है। इसी के काल में फिरदौसी ने सहजनामा नामक पुस्तक लिखे, जिसे फारसी भाषा का महाकाव्य कहा जाता है। महमूद गजनवी की मृत्यु 230 ईस्वी में हो गई। महमूद गजनवी के आक्रमण लगभग 150 साल बाद तुर्कों का आक्रमण का दूसरा चरण शुरू हुआ, जो कि उत्तर भारत में आरंभ हुई थी, जिसका नेतृत्व मोहम्मद गौरी ने किया था। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया, जिसमें मुल्तान पराजित हो गए। मोहम्मद गौरी का प्रथम विशाल आक्रमण तराइन के मैदान में पृथ्वीराज चौहान से हुआ, जिसमें गौरी हार गए। यह युद्ध 1191 ईस्वी में हुई थी, जिसे तराइन का प्रथम युद्ध कहा जाता है। इस समय पृथ्वीराज चौहान दिल्ली तथा अजमेर के शासक थे। पुनः गौरी ने 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया
और दिल्ली एवं अजमेर पर अधिकार कर लिया। इसे तराइन का द्वितीय युद्ध कहा गया। तराइन का मैदान पंजाब के भटिंडा में स्थित है। पृथ्वीराज चौहान की दरबारी कवि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज राजस्व लिखा। गौरी ने 1194 ईस्वी में बनारस के राजा जयचंद को पराजित कर दिया, जिसे चंदावर का युद्ध कहा गया। मोहम्मद गौरी के साथ आया बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करवा दिए। मोहम्मद गौरी को भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। गौरी का कोई बेटा नहीं था। वे अपने जीवन काल में कहा करते थे, हर सुल्तान के 2-4 बेटे होते हैं, लेकिन मेरे हजारों गुलाम मेरे बेटे के समान हैं और मेरे मृत्यु के बाद यही सत्ता संभालेंगे। गौरी की मृत्यु के बाद 1206 ईस्वी में हो गई। गौरी की मृत्यु के बाद उसके गुलामों में सत्ता के लिए संघर्ष हुआ, क्योंकि गौरी ने अपना उत्तराधिकारी नहीं चुना था। अतः सारे गुलामों पर विजय प्राप्त करते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक ने गद्दी पर बैठा, क्योंकि यह 1193 से 1206 तक मोहम्मद गौरी के अधीन उत्तर भारत पर शासन किया था, जिसमें सारे फैसले गौरी लिया करते थे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।